Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is scenario picking point of pharynx disease. तो जो pharynx के scenarios है आपने उसको किस तरह से पिकअप करना है। अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक आपके एडिनॉइड आ जाते हैं, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, पैराफिनेंजियल एब्सेस है। स्टार्ट करते हैं पहले एडिनॉइड वाला टॉपिक है। अब एडिनॉइड के अंदर सब वन चीज़ आपने नोट करनी है कि जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, वो अपना मुंह खोलेगा रात के वक्त, यानी अपना मुंह खोल के सोएगा। क्यों? क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है एडिनॉइड की वजह से, तो वो सांस लेगा मुंह के जरिए। और खास तौर पर एज नोट कर लेना कि जो एडिनॉइड के जो होते हैं ना, एडिनॉइड ये तकरीबन 20 साल की उम्र तक डिसअपियर हो जाते होते हैं। उनकी एट्रोफी प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और 6 साल तक इनकी फिजियोलॉजिकल इलाजमेंट होती है। तो आपने इस एज को नोट कर लेना है। नंबर 2, इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आगे कंप्रेस कर रहा होगा। इस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फीडिंग और सकलिंग इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बच्चा एक वक्त में सांस भी नहीं ले सकता और खा भी नहीं सकता, जिसकी वजह से एडिनॉइड हाइपर इंट्रॉफी की वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से माउथ ब्रीथिंग हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है, नॉइजी ब्रीथिंग और स्नोरिंग है। नंबर 3, इसकी वॉइस की रेजोनेंस चेंज हो जाएगी। जो वॉइस की रेजोनेंस है खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं टोनलेस वॉइस या राइनोलेरिया क्लोजा बोलते होते हैं। ठीक है, दूसरा राइनोलेरिया पल्टा होता है, वो आपके क्लेफ्ट पैलेट के अंदर देखने को मिलता है। नंबर 4 के अंदर पोस्ट नेजल कटर है। नोस पोस्ट नेजल कटर का मतलब होता है कि जो ओवर प्रोडक्शन होती है म्यूकस की एट द बैक ऑफ द नोज एंड द थ्रोट, और वो आगे उसको वो क्या कर रहा होता है, उसको स्वेलो कर रहा होता है, जिसकी वजह से पोस्ट नेजल कैटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें आपने नोट करनी है। क्लियर? तो सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं। 4 साल का लड़का है, ठीक है। प्रॉब्लम इन द हियरिंग। अब हियरिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जो होते हैं ना हमारे ये जो एडिनॉइड होते हैं, ये ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया विद क्वीन करवा देती है। 4 लास्ट 3 मंथ। ओके, ठीक है। इसके बाद है कि मुंह खोल के सोता होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट से किसी काम का नहीं है। तो क्या करेंगे? बट इन्वेस्टिगेशन, यानी कहने का मतलब डायग्नोसिस हमारा एडिनॉइड होगा। तो हमने सिर्फ सिनेरियो स्पीकिंग पॉइंट के अंदर जाना होता है। तो आप इस तरह से आप पिक कर लोगे। बाकी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछे तो आपने मिरर लिख देनी है, नेजोफेरेंजियोस्कोप आ जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू, नेजोफेरेंस रेडियोग्राफ आ जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डीकंजेस्टेड नेजल ड्रॉप, एंटीहिस्टामिन, एडिनेक्टमी है। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपने इस तरह से पिक करना है। लाइक इस क्वेश्चन में देखो, पेन बिहाइंड द नोज, पेन को ऐसे छोड़ दो, पोस्ट नेजल कैटर आ गया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, चेंज द रेजोनेंस ऑफ वॉइस आ गया, सिम्पटम आर प्रेजेंट फॉर 1 वीक। अब ये डिपेंड करेगा सिम्पटम कितने दिन तक है। ठीक है, तो इस तरह से एडिनॉइड के सिनेरियो हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स। अब ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स में क्या होगा? अब जो नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा होता है, ये हमेशा हमेशा मेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 10 से लेकर 20 साल में होगा। बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस होती है। नंबर 3, नेजोफेरिंक्स के अंदर आपको लोब्यूलेटेड पिंकिश या रेडिश मैच देखने को मिलेगा। नंबर 4, आपको प्रोक्टोसिस देखने को मिल सकती है। इस प्रोक्टोसिस को बोलते हैं फ्रोक फेस डिफॉर्मिटी। ठीक हो गया। और बल्जिंग ऑफ चीक्स भी हो सकता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन आपको जो स्पेसिफिक चीज़ें नोट कर लेनी है, लाइक 10 से लेकर 20 साल का है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आप ये नोट कर लेना। बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? सीटी स्कैन आ जाएगा हाई कॉन्ट्रास्ट वाला, इसमें आपको एंट्रल या हार्मन मिलर साइन होता है। एमआरआई आ जाएगा, कैरोटिड एंजियोग्राफी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी आ जाती है। ओके, कीमोथेरेपी आ जाती है। और सर्जरी के अंदर बड़ी मुश्किल मुश्किल सर्जरी के नाम है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेलेटिन हो गया। ओके, ठीक हो गया। इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल हो गया, मैक्सिलरी स्विंग प्रोसीजर है। ओके, इसके अलावा एंडोस्कोपिक रिमूवल है, लैटरल राइनोटमी है, इंट्रा इंफ्राटेम्पोरल फोर्स अप्रोच है, और ट्रांसपेलेटिन प्लस सब लेवल अप्रोच, सरदाना अप्रोच कहते हैं। ये देख लेना। तो इस तरह से आपने डायग्नोस करना प्रोफ्यूज और रिकरेंट एपिस्टेक्सिस को, लोब्यूलेटेड मैथ को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिनेरियो बनेगा वो होगा, अब नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की तरफ आ जाते हैं। अब नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा का थोड़ा सा पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। नंबर 1, आपने एज देखनी होती है। अगर आपको एज 50 से लेकर 60 साल तक देखने को मिले। नंबर 2, नेक मैस देखने को मिले, नेक मैसेज है क्योंकि फेरिंग्स आपको वहीं पे पड़ा होता है। नंबर 3, अगर आपको किसी वायरस की हिस्ट्री मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एप्सिन बार वायरस, तो आंखें बंद करके लगा देना। और अडल्ट के अंदर चूंकि होता है 50 से लेकर 60 साल में, तो उनके अंदर यूनिलैटरल सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है। ये बात देख लेना कि बच्चों के अंदर जो सीरस ओटाइटिस मीडिया ओएमई या जिसको ग्लू ईयर कहते हैं, बायलैटरल होता है। लेकिन अगर अडल्ट के अंदर यूनिलैटरल है तो पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा एनपीसी आता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन जिसका प्रेजेंटिंग सिम्पटम होता है वो सर्विकल लिम्फ नोड या सर्वाइकल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है। खासतौर पर एंकल ऑफ जॉ और मास्टोइड के दरमियान में होती है। यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन सिम्पटम जो आपको इसमें देखने को मिलता होता है। तो इस तरह से आपने पिक करना है सिनेरियो को। इसके अलावा वो एनपीसी भी दे सकता है, जिसको हम प्रोटोट्राइगेट कहते हैं। न्यूरल्जी आ जाएगा, पेलाटो पैरालिसिस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस आ जाएगा। डायग्नोसिस के अंदर वो ये इन्वेस्टिगेशन में निमोनिक ए भी है, लाइक आपका ऑडियोग्राम है, बायोप्सी आ जाएगा। क्लियर, इमेजिंग स्टडी और एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन है। और ट्रीटमेंट के अंदर आपने रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट आपने ये लिख लेना है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्यूट एंड क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। अब फेरेंजाइटिस में से एज इट इज सिनेरियो नहीं आते कि सवाल या टाइप्स ऑफ फेरेंजाइटिस जो कि क्रॉनिक कैटरल या हाइपरट्रॉफिक होता है, लेकिन फेरेंजाइटिस में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, लाइक अगर आपको सोर थ्रोट का मतलब फेरेंजाइटिस होता है, सिंपल से अगर स्पेसिफाई कर दूं, अगर सोर थ्रोट है, फीवर है, डेट मीन एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट फेरेंजाइटिस है, ठीक है। अगर फीवर नहीं है, मलेस है, लेथार्जी है, कुछ काफी क्रॉनिक हिस्ट्री है, 3 महीनों से ऊपर वाली हिस्ट्री है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रॉनिक फेरेंजाइटिस हो जाएगा। अब ये बात मैं बता रहा हूँ, अगर सोर थ्रोट या एक्यूट फेरेंजाइटिस और वेस्टिकुलर इरप्शन दी हुई है सॉफ्ट पैलेट के ऊपर और पिलर के ऊपर, रट्टा मार लेना हाइपरपेंजाइना जो कि ग्रुप ए कॉक्से के करवाता है, अगर इसके साथ आपको एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली यानी हेपाटोस्प्लीनोमेगाली दी हुई है, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। अगर इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है और ये टेस्ट नेगेटिव है, तो इस साइटोमेगालोवायरस है। अगर कंजक्टिवाइटिस भी है तो फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर है। इन शॉर्ट आपने इस तरह से पिक करना होता है। इसके बाद एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की तरफ आ जाते हैं। अब सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट का मतलब है फेरेंजाइटिस, और अगर फीवर भी आ गया, डेट मीन कि जो हमारा फेरिंग्स के अंदर जो टॉन्सिल पड़ा होता है, पैलेटिन टॉन्सिल, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, जिसको पैलेटिन टॉन्सिल कहते होती है। ठीक हो गया, सोर थ्रोट हो गया और फीवर आ गया, तो आपने टॉन्सिलाइटिस की तरफ जाना होता है। वैसे फीवर तो मैंने अभी एक्यूट फेरेंजाइटिस में भी बोला है, लेकिन एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर ही टॉन्सिलाइटिस वाला आ जाता है। जब आप इसके एक टाइप पढ़ोगे ना, जो पहले टाइप है एक्यूट कैटरल वाला, तो इसमें जो फेरेंजाइटिस के साथ ही पार्ट हो जाता है, तो हम एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वाला सिनेरियो बना देते हैं। बाकी जो टॉन्सिलाइटिस के अंदर जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो और आपको स्पेसिफाई कर देगी, वो होगा जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फेडिनोपैथी, वो काफी पेनफुल होता है। ठीक हो गया, फीवर हाई ग्रेड होगा, ओके, और इसके आपको 4 टाइप्स में से किसी एक का जिक्र कर देगा। फॉर एग्जांपल एक्यूट कैटरल सुपरफिशियल बता सकता है क्रॉनिक फेरेंजाइटिस के साथ, या एक्यूट फॉलिकुलर हो सकता है। फॉलिकुलर के अंदर क्या होगा, जो क्रिप्ट होती है ना, वो चीजी मटेरियल से बस से भरी पड़ी होती है। इसके बाद एक्यूट पैरेन्काइमाइटिस है, एक्यूट पैरेन्काइमाइटिस के अंदर पूरा पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक्यूट मेम्ब्रेनस के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन चढ़ जाती होती है। क्लियर, ये आपने कर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी कॉम्प्लिकेशन और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का बहुत ईजी है, बीएस हमने पढ़ी थी, मवद्दत को रट्टा मार लो। एम से मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस आ जाएगा, वी से विंसेंट एंजाना, ए से आपका आ जाएगा एक ग्रैनुलोसाइटोसिस आ जाएगा। क्लियर, ए से एफ्थस अल्सर भी आता है, ठीक है, पहले एफ्थस अल्सर कर लेते हैं, ठीक है। डी से डिप्थीरिया आ जाएगा, ए से आपका ग्रैनुलोसाइटोसिस आ जाएगा, टी से आपका ट्रॉमेटिक अल्सर आ जाएगा। क्लियर, एम से मैलिग्नेंसी, आई से इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, एल से ल्यूकेमिया। तो इस तरह से आपने रट्टा मार लेना। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी मैं इजीली करके बता देता हूँ। एक्यूट को ठीक नहीं करोगे तो क्रॉनिक हो जाएगा, और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की वजह से पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जिसको क्विंसी कहती है, ये भी हो सकता है। और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस को ठीक नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, और इसकी ठीक नहीं करोगे तो सर्वाइकल एब्सेस हो जाएगा। क्लियर, और कान के अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से। और डोज की सिस्टमिक है, क्योंकि एक ग्रुप है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल रूमेटिक फीवर और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी कराता है, और इसके साथ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस भी करा देता है, खासतौर पर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन की वजह से। तो ये आपने देख लेना है। ओके, ये तो हमारा ये तो कर लोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डिप्थीरिया की तरफ। ओके, डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया के अंदर आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है। नंबर 1, डल मेम्ब्रेन चढ़ी होगी टॉन्सिल के ऊपर। अच्छा, मेम्ब्रेन तो औरों के अंदर भी चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन के अंदर फिर कैसे सेपरेट करेंगे, लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है बाकियों के अंदर वो टॉन्सिल के ऊपर चढ़ी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी ना, वो टॉन्सिल के साथ सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल, दोबारा बता रहा हूँ, सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल, इसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई हो और मेम्ब्रेन टाइटली एडहेरेंट होती है, जब रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग होगी, और इसमें जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड को इन्वॉल्व करेगा। टॉन्सिलाइटिस भी करता था, लेकिन यहाँ पे आपको बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये पॉइंट्स आपने नोट करनी है। दोनों के अंदर मेम्ब्रेन होगी, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, टॉन्सिल तक होती है, यहाँ पे टॉन्सिल के बियॉन्ड ग्रो करना शुरू कर देती है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसको आप इजीली वाइप ऑफ कर सकती है, वीकली एडहेरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे टाइटली होगी, ब्लीडिंग होगी। यहाँ पे आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डिप्थीरिया है ना, लैरिंग्स को इन्वॉल्व करता होता है, और जुगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बुल नेक मैक्युलोपैथी नहीं, बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो आगे हमारा डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए एंटीटॉक्सिन देते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हार्ट के अंदर मायोकार्डाइटिस हो सकता है, यानी कार्डिक एरिथमिया हो सकता है। ओके, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर या मायोकार्डाइटिस होता है। न्यूरोलॉजिकल के अंदर सॉफ्ट पैलेट की, डायफ्राम की या ओकुलर मसल की पैरालिसिस हो सकती है। क्लियर, और इसके अलावा लैरिंग्स के अंदर क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम आगे चलते हैं, ये भी टॉपिक हो जाएगा। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के अंदर आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के रिकरेंट अटैक देखने को मिलेगी। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की 3 टाइप होती है, क्रॉनिक फॉलिकुलर, क्रॉनिक पैरेन्काइमाइटिस और क्रॉनिक फिब्रॉइड है। तो जो क्रॉनिक फॉलिकुलर है ना, इसमें आपको येलो बीड्स ऑफ पस देखने को मिलेगा, यानी जो पस है पूरा मटीरियल है मीडियल साइड ऑफ टॉन्सिल या फिर क्रिप्ट के अंदर भरे पड़े होंगे। क्रॉनिक पैरेन्काइमाइटिस के अंदर पूरे पैरेन्काइमा की इन्लार्जमेंट होती है, टॉन्सिल आपस में एक दूसरे से मीट करना शुरू कर देती है, इसको हम किसिंग टॉन्सिल भी कहते हैं, एमसीक्यू आ सकता है। और क्रॉनिक फिब्रॉइड के अंदर टॉन्सिल काफी छोटे होती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर लगाओगे एंटीरियर पिलर के ऊपर, तो पस निकलना शुरू हो जाती है, फ्रैंक पस है, और इस साइन को बोलते हैं एरविन मोर साइन। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नोट कर लेना। ओके, तो ये तो हो गया क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का।
अब आ गया पेरिटोन्सिलर एब्सेस और क्विंसी, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि इसके अंदर भी ड्रोलिंग और सलाइवा, इसके अंदर भी ट्रेसमेस, इसके अंदर भी डायनोफेजिया, इसके अंदर भी फीवर देखने को मिलता है, और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती है, उसमें भी ड्रोलिंग और सलाइवा होता है। कैसे सेपरेट करोगे? जो पेरिटोन्सिलर एब्सेस है ना, 10 साल से नीचे वालों में देखने को नहीं मिलती होती, और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस आपको 2 से लेकर 7 साल में इन्वॉल्व करती है, और इसमें आपको वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वाले में, खासतौर पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की देखने को मिलेगी। मैं दोनों को साइड बाय साइड समझाऊंगा, पहले मैं पेरिटोन्सिलर एब्सेस का बता दूं, ठीक है। तो पेरिटोन्सिलर एब्सेस के अंदर पेशेंट 10 साल से ऊपर होगा, एक बात तो रट्टा मार ले, लेकिन बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर होता है, रेयर चीज़ों के सिनेरियो नहीं आते होते, 10 साल से ऊपर आएगा। नंबर 2 है फीवर, ठीक है, फीवर तो सब में ही होगा, तो यहाँ पे 10 साल से नोट करना है। सोर थ्रोट है, फीवरिश है, सिक लुकिंग है, टॉक्सिक, उसमें भी टॉक्सिक लुक है, मुंह ओपन नहीं खोल सकता, जब मुंह खोल नहीं सकता, ट्रेसमस हुआ हुआ है, मीडियल टरगाइट मसल का स्पाज्म है, तो स्लाइवा ड्रूल होना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर सबसे मोटी चीज एक और आ रही है कि एक टॉन्सिल के ऊपर पस देखने को मिलेगी, यानी जो टॉन्सिल है, पिलर है और सॉफ्ट पैलेट है, इनकी कंजेशन होगी, और वो क्या करते हैं, यूवुला को ऑपोजिट साइड पे पुश कर देते हैं, और इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट की और पिलर की बल्जिंग भी देखने को मिल सकती है, म्यूकोपस भी देखने को मिल सकती है, जुगुलो डाइगैस्ट्रिक की भी देखने को मिल सकती है, टॉर्टिकोलिस। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, ट्रेसमस है, यूवुला ऑपोजिट साइड पे चला गया और ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो गया, और ये 10 साल से ऊपर देखने को मिलता है, ठीक हो गया, तो ये आपने नोट कर लेना है। ओके, बाकी मैं आपको बता दूं, अच्छा टॉर्टिकोलिस भी इसमें की वजह से हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर एक्यूट वाला आ जाए ना सिनेरियो, मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। 2 से लेकर 7 वो 10 साल में था। अब ये इसमें आपको फ्लू की हिस्ट्री मिलेगी, क्यों? क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बातें होती हैं, दोनों में हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन इसके अंदर एक ट्राइपोड पोजीशन के बारे में बात आ जाएगी। जब वो सिट हो जाता है या लीनिंग फॉरवर्ड की तरफ बैठता है, तो उसके जो सिम्टम है वो ऑलमोस्ट रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, क्लियर। और यहाँ पे आपको एक्सरे के अंदर आपको एक साइन देखने को मिलेगा, ठीक है, उस साइन का नाम है थंब साइन, और ये लैटरल व्यू में देखने को मिलेगा, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू के अंदर आपको स्टीपल साइन देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो ये साइन आपने नोट कर लेने हैं। ओके, बाकी डिस्नी या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये आपको थोड़ा बहुत उसमें भी देखने को मिल सकती है, लेकिन डिस्निया ज़्यादा, इसमें ज़्यादा सीवियर होता है, डिस्फेजिया वाला, ठीक है, तो ये नोट कर लेनी है। तो 2 से लेकर 7 साल का होगा, फीवर होगा, डिस्निया होगा, स्ट्राइडर होगा, डिस्फेजिया होगा, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होगा, ट्राइपोड पोजीशन में होगा, तो ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के सिनेरियो है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यूवुला के ऑपोजिट साइड पे बल्जिंग और स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट टॉन्सिलर एरिया, और 10 साल से ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे तो ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, बाकी टॉर्टिकोलिस भी हो सकता है कोइंसी की वजह से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं, एक्सप्लेन करें, डायनोफेजिया पेनफुल स्वेलिंग, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होती है। ओके, कभी कभार क्विंसी पेशेंट डिस्फेजिया इतना ज़्यादा डेवलप कर जाता है कि जो पेन है ना, पेन की वजह से स्वेलिंग में डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, बाकी इसको छोड़ देते हैं। अब पैराफेरेंजियल एब्सेस, पेरिटोन्सिलर एब्सेस को ठीक ना करो तो पैराफेरेंजियल एब्सेस बन जाती है। पैराफेरेंजियल एब्सेस के अंदर एक और बात रट्टा मानिए कि पैराफेरेंजियल एब्सेस के अंदर आपको कोई ना कोई मैस देखने को मिलेगा, आउटर नेक स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ड्यू क्लोज टू द एंगल ऑफ मैंडिबल। अब आपने इसके सेप्टम को 2 में डिवाइड करना होता है। नंबर 1 एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मेमोरी बहुत ईजी है, 3P है। नंबर 1 पी से क्या होगा, पैरालिसिस होगी क्रेनियल नर्व की, आखिरी 4 की होगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और सिंपैथेटिक चेन की भी होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा पी होगा, वो होगा फेरिंग्स की बल्ज होगा, पोस्टीरियर पिलर के पीछे बल्ज होगा, और लास्ट में एक और पी से क्या होगा, पैरोटिड की स्वेलिंग होगी, यानी कान से थोड़ा सा नीचे आगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको टॉन्सिल का प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, नंबर 2 ट्रेसमस देखने को मिलेगा, नंबर 3 एक्सटर्नल स्वेलिंग बिहाइंड द एंगल और जॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो होता है ना, ये पेरिटोन्सिल एब्सेस की वजह से या डेंटल एक्सट्रैक्शन की वजह से, या तो पेरिटोन्सिल एब्सेस को ठीक ना किया, लेकिन डेंटल को रट्टा मार लो, ठीक है, बाकी भी चीज़ें, लेकिन डेंटल को रट्टा मार लो, खासतौर पर लोअर लास्ट मोलर टीथ, इस पॉइंट को नोट करो, लोअर लास्ट मोलर टीथ, इसकी वजह से आपको देखने को मिल सकती होती है। तो इसमें क्या होगा, फीवर होगा, ट्रेसमस होगा, डायनोफेजिया होगा, जो ऑलमोस्ट आपको लुडविक एंजाइना में भी देखने को मिलता है, जो आपको पेरिटोन्सिल एब्सेस में भी देखने को मिल सकता है। डेंटल केरी अब थोड़ा पहुंचना शुरू हो जाओगे लुडविक एंजाइना की तरफ, लेकिन वो रोक लेगा कैसे। अब यहाँ पे जो स्वेलिंग होती है ना, स्वेलिंग इन द टॉन्सिलर एरिया, यानी जो टॉन्सिल को वो मीडियली पुश कर रही होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोलैप्स ऑफ टॉन्सिल है, मीडियली प्रोलैप्स है। और नंबर 2 जो एक्सटर्नल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एक्सटर्नल स्वेलिंग क्या होगी, बिहाइंड द एंगल ऑफ जॉ या पोस्टीरियर टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, इस लाइन को नोट कर लेना। अब आप पहुंच जाओगे कहां पर, रेट्रोफेरेंजियल पैराफेरेंजियल एब्सेस की तरफ, जिसको फेरेंजियो मैक्सिलरी स्पेस का एब्सेस भी कहते हैं, या एब्सेस ऑफ लैटरल फेरेंजियल स्पेस। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लुडविक एंजाइना में डेंटल केरी होगा, सब मेंटल या सब मैंडिबुलर रीजन की आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। तो लुडविक एंजाइना का जो है ना स्पेस है, सब मैंडिबुलर, उसको 2 में डिवाइड करते हैं, सब लिंगुअल ऊपर और सब मैक्सिलरी सब मेंटल नीचे होती है। डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है बैक्टीरिया, स्मेल्फाई, मोलिटी, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, बैक्टीरियोइड, एशेरिया कोलाई, सूडोमोनास वगैरह देखने को मिल सकती है। इसके बाद लास्ट है हमारा ट्यूमर ऑफ हाइपोफेरिंग्स है। ओके, अब हाइपोफेरिंग्स का जो ट्यूमर में से सवाल वैसे इतना नहीं आता होता, लेकिन अगर आपसे पूछ ले पोस्ट रिक्वायर्ड कार्सिनोमा किस वजह से होता है, तो वो उसकी वजह से होता है, किस वजह से होता है,
पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम या प्लमर विंसन सिंड्रोम। लेकिन फ्रेंजल पाउच से सवाल आते हैं, फ्रेंजल पाउच में से क्या सवाल आएगा, इसके कैसे पिकअप करना है। नंबर वन, इसमें रिगर्जिटेशन होती है अनडाइजेस्टेड फूड की। ठीक हो गया। होता ये है कि जो एक पाउच होता है ना, पाउच नॉर्मली फूड हमारी जानी होती है, इसोफेगस के अंदर जानी होती है, लेकिन पाउच के अंदर फूड जमा होती रहेगी तो उसकी रिगर्जिटेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है। रिगर्जिटेशन कब होगी, रात के वक्त होगी नंबर वन, या पेशेंट लेटा हुआ होगा जिसकी वजह से स्पायरेशन अमोनिया हो जाएगा। नंबर वन रिगर्जिटेशन। और नंबर टू, जब नेक में स्वेलिंग बनेगी, जब नेक की स्वेलिंग को कंप्रेस करेंगे तो गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये आपको ओल्ड एज इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। हाइपरफ्रेंजियल डायवर्टिकुलम, ज़ेंकर डायवर्टिकुलम या पल्चर डायवर्टिकुलम, जिसमें म्यूकोसा हर्निएट करता है थ्रू द किलियन डीएसेंस है, जो कि वीक एरिया होता है इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के दरमियान वाला। ओके, तो गर्गलिंग साउंड आपने नोट कर लेना है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर आपने निमोनिक के डीप, ओके, डी से डोरमेंट प्रोसीजर, ई से क्या हो जाएगा एंडोस्कोपी लेजर सर्जरी, और ई से एक्सिगेनो पाउच एंड द मायोटोमी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कवर हो गया है। बाकी लैरिंग्स वाले सवाल है, चलो लैरिंग्स के भी कवर कर ही लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहला है लैरिंजोट्रैकल ट्रॉमा। लैरिंजोट्रैकल ट्रॉमा यानी कंफर्म एक ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, लेकिन ट्रॉमा भी क्लासिकल हिस्ट्री का दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हील चेयर कह रहा हूँ, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग व्हील इंजरी आपको देखने को मिलेगी, या इंस्ट्रूमेंटल पैनल से, लेकिन स्टीयरिंग व्हील इंजरी को आप नोट कर लेना ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के अंदर होगी, या इसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हो सकती है, या नेक पर इंजरी हो सकती है, ब्लो या किक, लेकिन स्टीयरिंग व्हील वाली काफी ज्यादा होती है। मोस्ट कॉमन काजेज ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, जब स्टीयरिंग व्हील से वो टकराता है, और इसके बाद रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी होगी। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने क्या क्या करनी है, इंडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी आ जाएगा, ओके, फ्लेक्सिबल लैरिंजोस्कोपी, सीटी स्कैन, लैरिंग्स और एसोसिएटेड इंजरी आ जाएगी। क्लियर। बाकी हम आ जाते हैं, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्राउप वाला, जो इससे ओवरलैप करता है, लेकिन क्राउप को बहुत इजी से आप सेपरेट कर पाओगे। नंबर वन, एज होगी 2-3 महीनों से लेकर 3 साल तक होती है। नंबर टू, इसमें बार्किंग सील लाइक कफ होती है। नंबर थ्री, इसमें आपको स्टीपल साइन देखने को मिल सकता है, ये पी ए व्यू में देखने को मिलेगा। और उसको ठीक करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एड्रीनलिन होती है। ठीक है, ये भी हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद टीबी ऑफ लैरिंग्स की तरफ आ जाते हैं। ओके, अब टीबी ऑफ लैरिंग्स की तरफ आ जाते हैं। टीबी ऑफ लैरिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, चलो टीबी ऑफ लैरिंग्स और ल्यूपस में क्या फर्क होता है। जो टीबी ऑफ लैरिंग्स होता है पोस्टीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ल्यूपस वाला एंटीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर। और ये एपिग्लोटिस को पहले इन्वॉल्व करता है, ल्यूपस वाला उसको उड़ा देगा, फिर इसके बाद अराई एपिग्लोटिक फोल्ड की तरफ जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर बैंड की तरफ जाएगा। लेकिन हम तो टीबी वाला पढ़ रहे हैं, तो टीबी कहता है नंबर वन वीकनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस है, मतलब ये लैरिंग्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रट्टा मारनी है। नंबर वन, वोकल कॉर्ड का हाइपररीमिया होगा, वोकल कॉर्ड का हाइपररीमिया। उसमें सबसे पहले आपको जो लॉस देखने को मिलेगा वो एडक्शन नहीं हो पाएगी, इंपेयरमेंट ऑफ एडक्शन है। नंबर टू, स्वेलिंग होगी इंटर एरिटेनॉइड रीजन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मैमिलेटेड स्वेलिंग। और इसके बाद क्या होगा, जो अल्सरेशन होगी वोकल कॉर्ड के, जिसको बोलते हैं माउस निबल्ट, यानी किसी चूहे ने कुतर के खा लिया, या सूडो एडिमा ऑफ एपिग्लोटिस हो सकता है, जिसको टर्बिन एपिग्लोटिस है। तो इन चारों में से कोई एक भी दे देना तो समझ जाना। बाकी वेट लॉस का मतलब क्रॉनिक है, अल्सरेटिव वोकल कॉर्ड जिसको मैंने बता दिया कि माउस निबल्ट है। अगर आपको बता दें स्वेलिंग इंटर एरिटेनॉइड रीजन, तो उसको मैमिलेटेड अपीयरेंस कहते हैं। या अगर हाइपरईमिया वोकल कॉर्ड की, इंपेयरमेंट ऑफ एडक्शन, तो ये सब चीजें आप टीबी को इंडिकेट कर रही होती है। टीबी ऑफ लैरिंग्स हमारा हो जाएगा। इसके बाद कॉन्जेनिटल लीजन ऑफ लैरिंग्स, तो इसमें दो ही सवाल आते हैं ज्यादातर, लैरिंजो मलेशिया ज्यादा आता है, उसके अलावा स्ट्राइडर का सवाल ज्यादा आता है। ओके, अब पहले लैरिंजो मलेशिया के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द लैरिंज, जिसको कॉन्जेनिटल लैरिंजल स्ट्राइडर कहते हैं। अब इसमें स्ट्राइडर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होगा, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होगा। ओके, और स्ट्राइडर का भी कैरेक्टर बताया होगा। स्ट्राइडर इंस्पिरेटरी टाइप का होगा। अब इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ सुप्राग्लॉटिस एंड द फेरिंक्स, फॉर एग्जांपल लैरिंजो मलेशिया या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस है। जबकि एक्सपायरेटरी वाला होता है ना, ये थोरेसिक ट्रैकिया या प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई की वजह से, जबकि बाइफेजिक वाला ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस या सर्विकल ट्रैकिया की वजह से होता है। सर्वाइकल ट्रैकिया में सर्विकल बोल जाता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्राइडर होता है, नंबर वन, स्ट्राइडर न्यू बॉर्न के अंदर होगा, स्ट्राइडर इंस्पिरेटरी होगा, स्ट्राइडर बढ़ जाएगा क्राइंग में या स्लीपिंग में, लेकिन प्रोन पोजीशन में लेटाने से स्ट्राइडर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो ब्रेस्ट फीडिंग इंटैक्ट होगी, और इसकी जो क्राई है, रोएगा तो सही लेकिन क्राई नॉर्मल होगी। इन शॉर्ट उसमें हॉर्सनेस ऑफ क्राई, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बस ये आपने नोट कर लेना। ओके, बाकी यहाँ पे स्ट्राइडर के कॉजेज लिखे हुआ, कॉन्जेनिटल और रिक्वायर्ड है। कॉन्जेनिटल में लैरिंजो मलेशिया, लैरिंजल वेब, सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस, हेमेंजियोमा, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, सबको देख लेना। एक्वायर्ड में जो एफिब्राइल है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, फिब्राइल के अंदर सारी इन्फ्लेमेशन डाल देना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कवर हो गया है। ओके, अब लैरिंजल पैरालिसिस की तरफ आ जाते हैं। यानी लैरिंजल पैरालिसिस में तो कोई काम की चीज़ नहीं है। ओके, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स। अच्छा, आपको एक बात बताता जाऊँ कि जो हमारा वोकल कॉर्ड की पोजीशन है ना, आपको उससे भी पता लग जाएगा। अच्छा, एक और लैरिंजल पैरालिसिस में, चलो मैं बता देता हूँ। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे थे,
तो हमारा ये था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जो हमारा बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस है, ये वाहिद लैरिंग्स की प्रॉब्लम है या वोकल कॉर्ड पाल्सी है जिसके अंदर आपको रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, बाकी में किसी में भी नहीं देखने को मिलती। इसमें जो वोकल कॉर्ड होते हैं पैरामीडियन पोजीशन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एब्डक्शन की पैरालिसिस हो गया तो वो करीब आ जाएगा, ठीक हो गया। और जो उसकी नॉर्मल पोजीशन होती है वो कैडावेरिक होती है, 3.5 मिलीमीटर होती है। पैरामीडियन में 1.5 है, यूजुअली लैटरल और मीडियन आपको तकरीबन देखने को मिल सकती है बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल पैल्सी में। बस यहाँ पे कोई इतने खास पॉइंट नहीं दिए और यहाँ पे आता भी सवाल नहीं है। इसके बाद है वोकल नोड्यूल। अब वोकल नोड्यूल में क्या बात नोट करनी है? वोकल नोड्यूल में आपने बात नोट करनी है कि यहाँ पे क्या है वोकल नोड्यूल में कि टीचर में देखने को मिलेगा या बच्चे जो होली कुरान पढ़ रहे हैं सिंगर में, स्ट्रीट वेंडर में, उसको सिंगर या स्क्रीमा नोड्यूल भी कहते हैं। एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन में देखने को मिल सकता है। और रट्टा मार लेना किसी एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन के ऊपर आपको वोकल पॉली भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो शाउटिंग की वजह से होगा, चीखने चिल्लाने की वजह से होगा, लेकिन ज़्यादा बोलने की वजह से आपने वॉइस को मिस यूज़ या अब्यूज़ किया, ज़्यादा बोलने की वजह से आपको देखने को मिलेगा हॉर्सनेस देखने को मिलेगी। और वो हॉर्सनेस आगे ठीक भी नहीं हो रही थी, आपने जब तक कंजर्वेटिव नहीं दोगे, जब तक रेस्ट नहीं कराओगे तब तक हॉर्सनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, वरना अदरवाइज कोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स या लेजर से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैंसर ऑफ लैरिंग्स। अब कैंसर ऑफ लैरिंग्स को आपने कैसे पिक करना है? कैंसर ऑफ लैरिंग्स के अंदर आपने बात नोट करनी है, नंबर 1 क्या होगा? मेल्स में देखने को मिलता है लैरिंग्स का कैंसर, खासतौर पर 50 से लेकर 60 साल में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप इसकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन साइड ग्लॉटिस, जिसकी वजह से आपको हॉर्सनेस वॉइस देखने को मिल सकती है या हॉर्सनेस डिस्फोनिया या स्ट्राइडर है। और सबसे बड़ी चीज़ सिगरेट स्मोकिंग है, तो उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात नोट करना है कि सिगरेट स्मोकिंग है, मेल है, क्रॉनिक हिस्ट्री है, और स्मोकिंग का पैक ईयर बताया होगा 20 या 30 ईयर, पता नहीं इतना बताया हुआ होगा, तो आपने इसे कैंसर ऑफ लैरिंग्स की तरफ जाना होता है, ठीक है। बाकी वो स्पेसिफिक चीज़ें बताना शुरू कर देगा, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर वो बताएगा अगर हॉर्सनेस है तो आपने ग्लोटिक कैंसर लिखना है, ठीक है, ओके। अगर वो बताएगा कि मोर्स साइन है, मोर्स साइन या लॉस ऑफ लेरेंजियल कैपिटल, इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थ्रोट पेन डिस्फेजिया वो आपको सुप्राग्लॉटिक में देखने को मिल सकते हैं। सुप्राग्लॉटिक एक और इंपॉर्टेंट निशानी है कि इसमें आपको लिम्फ नोड के मैच देखने को मिलेगा, जबकि अगर स्ट्राइडर बताना शुरू करे तो वो आ जाएगा सब ग्लॉटिक कैंसर आ जाएगा, क्लियर। और इसकी जो है ना डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल है याद करना, लेकिन ईजी कर देता हूँ मैं। शाइफर एमडी है। एस से क्या होगा? एस से आपका हो जाएगा सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सुप्रावाइटल स्टेनिंग आप क्यों लेते हो? ताकि ना साइट ऑफ बायोप्सी को सिलेक्ट करने के लिए ल्यूकोप्लेकिक पेशेंट में कि जो कार्सिनोमा एंड साइटो सुपरफिशियल कार्सिनोमा होते हैं, डाई को ले लेते हैं, ल्यूकोप्लेकिक डाई को नहीं लेता। एच से क्या होगा? एच से आपका बनेगा, ओके, एच से हिस्ट्री आ जाएगा, ओके। आई से क्या होगा? मैं तरतीब आपने लिखनी है अच्छे तरीके से, लेकिन आपको मैं याद करने का तरीका बता दूं। आई से आपका इंडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी हो जाएगा, ओके। एफ से फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी हो जाएगा, ओके। ई से आपका एंडोस्कोपिक आ जाएगा, आर से रेडियोग्राफी आ जाएगा, ओके। एम से माइक्रो लैरिंजोस्कोपी और डी से डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। ट्रीटमेंट का मिमोनिक स्कोर के स्कोर में सी से सर्जरी आ जाएगी, पार्शियल या टोटल लैरिंजेक्टमी आ जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? कंबाइंड, जिसमें सर्जरी और रेडियोथेरेपी को जोड़ दोगे। आर से रेडियोथेरेपी आ जाएगा। ई से एंडोस्कोपिक रिसेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। और ओ से क्या होगा? ऑर्गन प्रिजर्वेशन, जो कि टाइप 3 और टाइप 4 में करते हो। तो ऑलमोस्ट ये कैंसर ऑफ लैरिंग्स का आपने कर लेना है। और T3 का मतलब है वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन, T2 का मतलब है वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी या एडजेसेंट स्ट्रक्चर में आ गया है, T1 का मतलब अपने लिमिटेड है। बाकी ट्रैकियोस्टमी से बेतहाशा सवाल आते हैं, बेतहाशा सवाल आते हैं। और आई थिंक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके फिनिश हो गया है, यानी हमने लैरिंग्स के तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया है। अगर मैं समराइज करूँ लैरिंग्स में सवाल, पहले मैं लैरिंग्स का बता दूँ फिर मैं फैरिंग्स का। लैरिंग्स में जो सवाल आता है ज़्यादातर आपने किन किन टॉपिक को तैयार करना है, ओके। तो जिनका आपने थोड़ा मुश्किल होगी सिनेरियोस को पिक करने में। नंबर 1 तो आपका वैसे ये ट्रॉमा वाला सवाल तो इतना नहीं आता। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ओके, क्राउप आ जाएगा, लैरिंजियल डिप्थेरिया आ जाएगा, टीबी ऑफ लैरिंग्स, ये आपको नोट कर लेना। लैरिंजियो मलेशिया स्टार्टर को पढ़ लेना आप अच्छे तरीके से। लैरिंजियल पैरालिसिस वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिनाइन ट्यूमर वोकल नोड्यूल को पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेना। सिस्टिक वो जो लैरिंजियोसील का रट्टा मार लेना ट्रम्पेट प्लेयर में या ग्लास ब्लोवर में, वेट लिफ्टर में देखने को मिल सकती है। जो कॉन्टैक्ट अल्सर है ना, ये जड़ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो हमारा ये पैकिडर्मस लैरिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। जो रेन की एडीमा है ना, ये आपको स्मोकिंग की वजह से होता है। और जो इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा है ना, ये आपको प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। बाकी कैंसर ऑफ लैरिंक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। वॉइस और स्पीच के अंदर आप हॉर्सनेस के कॉजेज को देख लेना, ठीक है। ये मैं बता रहा था राइनोलिलिया क्लोजा और अपल्टा वाला। और फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पैसेज को भी देख ही लेना, ठीक है। फेरिंग्स में जो ज़्यादातर सवाल आते हैं क्विंसी से, टॉन्सिलाइटिस में से आ जाते हैं, या इसके अलावा पैराफेरेंजियल एब्सेस से आ जाते हैं। और नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा या नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, यहाँ से सवाल आ जाते हैं। ओके, मैंने कहा कि आपको ओरल कैविटी का भी थोड़ा सा बता दूं हेड एंड नेक वाले चैप्टर में से, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ आ सकते हैं, ओके। तो पहले आ जाते हैं ट्यूमर्स ऑफ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने दूसरा यहाँ पे नोट करना है सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस वाला, सब म्यूकोजल या ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। अब ये चीज़ नोट करनी है। नंबर 1 है ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस वाला, एज को आपने नोट करना है।
यानी ऑलमोस्ट 40 से लेकर 50 में देखने को मिलेगा। नंबर 2, बर्निंग सेंसेशन होती है थ्रोट के अंदर। अब बर्निंग सेंसेशन खास तौर पर चिल्ली वाली स्पाइसी फूड को लेने की वजह से देखने को मिल सकती है, स्पाइसी फूड को लेने की वजह से। नंबर 2, इसमें इरप्शन होती है, वेसिकुलर इरप्शन होती है पैलेट के ऊपर और पिलर के ऊपर, मुंह अपना ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे इसका रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं कि पान चुइंग है, अल्कोहल कंजप्शन है। इन शॉर्ट के जो टोबैको चुइंग है, अरेका नट हो गया, पान हो गया, अल्कोहल हो गया, न्यूट्रिशनल लाइक जिंक, एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी है, या इम्यून प्रोसेस की वजह से जो है कि रिकनेक्ट की वजह से होती है, या मल्टीफैक्टोरियल, इसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। और जो उसके बाद अब बनेगी व्हाइट पैच, व्हाइटिश ओरल कैविटी म्यूकोसा हो जाएगा, यानी फाइब्रोसिस की वजह से है। और ये पेन लेस होती है, यानी ये ठीक हो गया फाइब्रोसिस के बाद, ठीक हो गया। तो ये ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस है। और इसमें डिस्फेजिया होगा फॉर सॉलिड्स, और लास्ट में आपको क्रेस्पनेस भी देखने को मिलेगी। तो ये सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस है। इसके बाद गैस्ट्रेटिस, स्वेटिंग के अंदर स्वेटिंग और फ्लशिंग होती है, प्री ऑरिकुलर स्किन के ऊपर ड्यूरिंग द ईटिंग है, तो ये तो आप कर लोगे। बाकी डिसऑर्डर ऑफ इसोफेगस में आपको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, चिलाइटिस देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये प्लमर विंसेंट सिंड्रोम का ट्राइड बना दिया है, ओके। तो ऑलमोस्ट ये कवर हो गया है।